हेलो गाइस, दिस इज अभिनव झा और समस्तीपुर क्लास से आपका स्वागत है। तो देखिए, हिस्ट्री को जनरली बेसिकली हम लोग तीन भाग में बांटते हैं, ठीक है। एक होता है प्राचीन भारत, एंशिएंट हिस्ट्री। सेकंड होता है मिडाइवल हिस्ट्री यानी मध्यकालीन भारत। और थर्ड होता है आधुनिक भारत, मॉडर्न हिस्ट्री। तो हम लोग हिस्ट्री का जो सबसे इम्पोर्टेंट पोर्शन होता है, जिसको हम लोग कहते हैं आधुनिक भारत, उसके बारे में कहते हैं कि हिस्ट्री का तीनों पोर्शन इंपॉर्टेंट है। लेकिन अभी रिसेंटली जो एग्ज़ाम का पैटर्न है उसमें मॉडर्न से कुछ ज़्यादा क्वेश्चन रह रहे हैं, तो इसलिए इसको हम लोग ज़्यादा वेटेज हिस्ट्री को देते हैं। तो आधुनिक भारत कहा जाता है जो वैसे तो आधुनिक भारत का इतिहास इंडिया में वो औरंगजेब के बाद से स्टार्ट होता है। औरंगजेब जब मरा 1707 ईस्वी में, उसके बाद से स्टार्ट होता है। लेकिन हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास की कड़ी जो है ना, उसकी शुरुआत होती है यूरोपीय कंपनी के आगमन से, क्योंकि मेन जो है वो आधुनिक भारत में हम लोगों को अंग्रेज़ों के बारे में पढ़ना है, यूरोपीय कंपनी के बारे में पढ़ना है। तो उसका आगमन और उस वक्त भारत का जो स्थिति था क्या था। हालांकि जब यूरोपीय कंपनी आए थे तब भारत में मुगल साम्राज्य नहीं था, लेकिन फिर भी उनको स्टेबल होने में लंबा टाइम लगा। तब तक मुगल साम्राज्य भारत में रहे, मजबूत हुए, फिर कमज़ोर हुए। उसके बाद फिर कंपनी अपनी दावेदारी पेश करना स्टार्ट की। तो लंबा एक संघर्ष है जिसके बारे में हम लोग यहाँ पे जानेंगे, ठीक है। एक इंटरनल रिलेशनशिप होता है भारतीय साम्राज्य के बीच में या साम्राज्य कंपनी के बीच में, वो सब के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं इस चैप्टर में, ठीक है। तो स्टार्टिंग करते हैं आज पुर्तगाली से। सब जानते हैं जो सबसे पहला कंपनी को आए थे, सबसे पहले किसी देश के आदमी आए थे तो वो पुर्तगाल के आए थे। पुर्तगाल यूरोप का एक देश है, ठीक है, वहाँ के आदमी थे। तो देखिए पुर्तगाली है, तो पुर्तगाली पे यूरोपीय कंपनी के आगमन में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो पुर्तगाल का सबसे पहले आए, लेकिन ऐसा नहीं कि पुर्तगाल उठे और चले जाए। उससे पहले भी बहुत से कंपनी क्या या बहुत से देश के आदमी आने की कोशिश कर रहे थे। बहुत सारे देश के नाविक जो थे उस वक्त, ऐसे हम आप नहीं आते थे, उसमें नाविक लोग आते थे, ठीक है, व्यापार के उद्देश्य से आते थे। देखिए, तो पहले ये आना क्यों स्टार्ट किए, यहाँ पे ये होता है जो यूरोप अच्छा वाला देश है, साइड में जो ये एक बड़ा सा लैंड होता है, एशिया के पश्चिमी भाग में एक लैंड है, उसका एक अच्छा खासा है। तो फिर वो इंडिया क्यों आए या इतने सारी कंपनी इंडिया क्यों आए, इसके पीछे रीजन क्या था। जो देखिए, इंडिया में मसाला, जो इंडिया का मसाला था, इंडिया का या पूर्वी एशिया का मसाला जो था, इंडोनेशिया वगैरह का, वो बहुत अच्छा मसाला, क्वालिटी उसका यूरोपियन मसाले की अपेक्षा बहुत अच्छी होती थी। और यूरोप जो है वो ठंडा प्रदेश है, तो वहाँ पर क्या होता है, ठंडा प्रदेश में जानते हैं जब ठंड के मौसम आते हैं हमारे यहाँ, तो हम लोग स्पाइसी सामान ज़्यादा खाते हैं, मसालेदार सामान ज़्यादा खाते हैं। तो वहाँ पर मसाला का डिमांड होता था, तो इंडिया का मसाला वहाँ ज़्यादा था। अब इस बीच में मीडिएटर का काम करते थे अरब के व्यापारी लोग, या उस बीच का जो पश्चिमी एशियन देश है वहाँ के लोग कुछ काम करते थे। और वो कुस्तुनतुनिया में एक बहुत बड़ा बाजार लगता था, जिसका आप लोग जानते होंगे, कुस्तुनतुनिया का हाट। तो वहाँ पे हाट लगता था, तो वहाँ पे क्या होता था, तो इधर से भारतीय मसाला आया और इस साइड से यूरोपीय लोग आते थे, दोनों पे व्यापार करते थे। बदले में कुस्तुनतुनिया को भी कुछ लाभ होता था, इंडियन को भी लाभ होता था और यूरोपियन को भी कुछ लाभ होता था, तीनों आदमी लेते थे। इसका क्या हुआ, जो कुस्तुनतुनिया जो है वो राजनीतिक रूप से अस्थिर हुआ और वहाँ पर अस्थिरता के कारण क्या, वो हाट वहाँ पर नहीं लगा, मतलब हाट बिखर गया वहाँ से। तो वहीं पर हम लोग पुनर्जागरण के बारे में क्लास 9th में इसके बारे में कुछ अध्ययन किए, 9th 10th में अध्ययन किए होंगे सभी आदमी लोग। तो वो बात की बात है, फिर जब हम वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें बताएंगे। तो बेसिकली यहाँ बताना चाह रहे थे, जो जब वो हाट खत्म हो गया तब यूरोप को क्या हुआ, जब भारत का मसाला नहीं मिल पा रहा था, चूँकि बीच का जो मीडिएटर था वहाँ पर क्या था, वो राजनीतिक अस्थिरता आ गई थी, जिस कारण वहाँ दिक्कत हो रहा था। तब वो लोग एक विकल्प ढूंढ रहे थे, जो क्यों किसी मीडिएटर को थ्रू लें, जो डायरेक्ट क्यों नहीं लें, परचेस करें। तो यूरोपीय लोग आ रहे थे। अब यूरोप तो डायरेक्ट आ नहीं सकता है, अभी तो सुएज नहर है, तो बीच में लोग आ जाते हैं, ठीक है। भूमध्य सागर से भी जुड़ा हुआ है अपना हिंद महासागर, बीच में एक सुएज नहर है और गल्फ ऑफ ये है, उस कारण। लेकिन उस समय क्या था, वो सुएज नहर नहीं खुला हुआ, बना ही नहीं था, खुलने की तो दूर की बात है। तो उस वक्त क्या हुआ, जो अफ्रीका से घूम के आना पड़ता था, और पहले जनरेटर वाले इंजन भी नहीं थे, हवा के से आना है, उतना बड़ा जहाज़ भी नहीं होता था, तो लंबा एक समय होता था ऐसा जो आपको नाव में बिताना पड़े, तो एक साहस का काम होता था। तो इसमें सभी लोग नहीं सक्षम हो पाते थे। फिर अफ्रीका महाद्वीप क्रॉस करना, अफ्रीका जंगलों से भरा महाद्वीप है, आप सही सलामत इंडिया आ रहे हैं कि नहीं, आपको पता भी नहीं इंडिया कैसा होता है, क्या है, हम जहाँ जा रहे हैं वो इंडिया ही है कि नहीं। तो एक बहुत सारे लोग ट्राई किए, तो उसमें से जो ट्राई कर रहे थे, तो प्रथम नाम जो आता है वो आता है प्रिंस हेनरी का। प्रिंस हेनरी साहब ये ट्राई किए इंडिया जाने का। हालांकि अब ट्राई किए तो सफल जरूरी नहीं है हो ही जाए हर बार, तो वो सफल नहीं हो पाए, लेकिन इनका नाम आता है जो इन्होंने एक सफल कोशिश करने किया, एक ट्राई किए थे जो वो इंडिया पहुँचे।
प्रिंस हेनरी और क्या था, बार्थोलोम्यू डियाज साहब 1487 ईस्वी में, ठीक है, वो चले अपना खेमा लेकर के इंडिया की ओर। और देखिए यहाँ पर यूरोप है, ये अफ्रीका है, ठीक है, हालांकि यहाँ पे कुछ छोटा मोटा सागर है, और ऐसे करके एशिया है, और यहाँ पे इंडिया है अपना, ये एशिया, यहाँ पे इंडिया है, ठीक है। तो यहाँ से चले और यहाँ पहुँचे और फिर यहाँ से यहाँ जाना है, ठीक है, ऐसे घूम के जाना पड़ता था। तो बार्थोलोम्यू डियाज साहब क्या हुआ, यहाँ से यहाँ पहुँचे, ठीक है, और यहाँ पर आने का क्या हुआ, उनको तूफान का सामना करना पड़ा, समुद्री तूफान का सामना करना पड़ा। समुद्री तूफान क्या होगा, यहाँ पे मानसून का सीजन रहा होगा, या हो सकता है तूफान रहा होगा। तो लास्ट में क्या हुआ, इनको अपना जहाज मोड़ जाना था, इससे आगे जाने का उनको हिम्मत नहीं हुआ। वो यहाँ से, ये अटलांटिक महासागर का क्षेत्र है, अफ्रीका का ये जो तट है, पश्चिमी तट है, वो अटलांटिक महासागर है, ठीक है, पूर्वी तट इंडियन ओशन है। तो इंडियन ओशन में नहीं जा पाए, उनको डर लगा और वो यहाँ जहाज मोड़ दिए, वापस फिर रिटर्न वो आ गए यूरोप की तरफ। तो इस जगह पर आए तो समुद्र का जाना पड़ा। तो देखिए कैप, जिससे हम, ये फिंगर है, ठीक है, इसके पॉइंट को टिप कहते हैं, ठीक है, फिंगर टिप। वैसे ही जो द्वीप होता है ना, द्वीप या महाद्वीप, उसका अंतिम छोर जो समुद्र की ओर मिलता है उसको केप कहते हैं, CAP, ठीक है। तो इसको चूँकि केप था, अफ्रीका का अंतिम छोर था, तो इसलिए उसको यहाँ पर तूफान का नाम तो पता था नहीं, और अफ्रीका में गए नहीं मिलने के लिए किसी से जो पूछते भाई जगह का नाम क्या है, दक्षिण अफ्रीका ही पड़ता है। तो चूँकि अफ्रीका में गए नहीं, नाम उनको पता नहीं था, तो अपने मन से वो नामकरण किए, नाम दिए। तो यहाँ पे तूफान का सामना करना पड़ा, ऊपर से ये क्या था, ये कैप था, तो इसलिए इसका नाम दिए कैप ऑफ स्टॉर्म, ठीक है। क्या नाम दिए वो, कैप ऑफ स्टॉर्म। इतना समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं, इसके बाद क्या हुआ, बार्थोलोम्यू डियाज के बाद फिर और आदमी प्रैक्टिस किए होंगे आने का, जाने का। इसी दरमियान पुर्तगाल के थे वास्को डी गामा, वो सोचे क्या हम चलते हैं, अपना खेमा लिए। अब चले तो देखिए, अब इधर क्या था, जो पूर्व में व्यापार करने का अनुमति जनरली नहीं मिलता था, इसका रीजन पहले बता दिए हैं। जो ये अफ्रीका है, सॉरी ये यूरोप है, ये एशिया का पश्चिमी क्षेत्र है, और ये एशिया का पूर्वी क्षेत्र है। अब यहाँ के लोग यहाँ आते थे, यहाँ के लोग यहाँ आते थे व्यापार करने के लिए, ठीक है। ये अफ्रीका तो आदिवासी का इलाका उस वक्त हुआ करता था, मतलब और पिछड़ा इलाका था, आदिवासी मत कहिए उसको, ये हुआ करता था। तो अब जैसे यहाँ का जब बाजार अस्थिर हो गया, राजनीतिक रूप से अस्थिर हो गया, तो ऐसा बात नहीं ना, राजनीतिक अस्थिर तो वो मानसिक रूप से अस्थिर हो गया, इनका व्यापार खत्म हो गया, व्यापार यहाँ पे अब नहीं होने था। अब व्यापार नहीं होता, अब ये लोग डायरेक्ट चाह रहे थे कि हम डायरेक्ट यहाँ से मिल लें, बाईपास कर दें इधर से। तो यहाँ व्यापारी इसको डिस्टर्ब करते थे, रास्ता में लूट लेते थे, इधर से लूट लेते थे। तो क्या होता था, अब इससे हमारा कोई जहाज जा रहा है, ठीक है, वो लूट लिया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं फाइनली इंडियन गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो वही बात यहाँ का राजा पर रिस्पॉन्सिबिलिटी बन रही थी, जो ये जहाज ना लूटे या फिर लोग यहाँ पे सिक्योर है, मेरे नाविक सिक्योर है, तो वो परमिशन जनरली नहीं देते थे। अन्य किसी को जाना हो तो पहले परमिशन लेकर के या शस्त्र के साथ वो लोग निकलते थे। तो वैसे ही क्या हुआ, जो वास्को डी गामा साहब नाविक हैं, पुर्तगाल के रहने वाले हैं, ठीक है। पुर्तगाल फेमस है फुटबॉल के लिए, काफ़ी फेमस कंट्री है, ठीक है। पुर्तगाल के रहने वाले थे। किंग्स मैनुअल, उस वक्त वहाँ के राजा थे किंग मैनुअल प्रथम, उनसे परमिशन लिए जो मुझे जाना है, और चलिए। इनको भी नहीं पता था मैं इंडिया पहुंचूंगा कि नहीं पहुंचूंगा, क्योंकि इनसे पहले जो सफल प्रयास किए थे वो बार्थोलोम्यू डियाज थे, जो कि केप ऑफ गुड स्टॉर्म तक ही आए थे, उसके आगे नहीं आए थे, ठीक है। ये वास्को डी गामा वहाँ तक गए, केप ऑफ स्टॉर्म तक गए। उसके बाद क्या हुआ, संयोग से दोनों का साल अलग, मतलब साल क्या, मौसम अलग अलग चल रहा था। तो उस वक्त क्या था, उस वक्त वहाँ पे तूफान नहीं आया, और जो हवा चल रही थी वो पछुआ हवा चल रही थी, यानी इस हिसाब से हवा चल रही थी। जो ये केप ऑफ स्टॉर्म है, यहाँ से उनको सहायता मिला इधर जाने में, इंडिया की ओर जाने में, और वो ईजिली इंडिया की ओर चले गए, ठीक है। अब वो जब इंडिया की ओर चल रहे थे तो वो रास्ता भटक गए। अब इंडिया थोड़ा सा अंदर है, केप ऑफ स्टॉर्म यहाँ पर है, इंडोनेशिया इस जगह पर है, तो स्वाभाविक बात है, जो हमको सामने तो ये दिखेगा, हमको लगेगा इंडोनेशिया ही इंडिया है, तो वो इधर जा रहे होंगे, या हो सकता है तो ये यहाँ से अरब की ओर आ रहे होंगे। अरब कंट्री जो है वो भी तो यहाँ पर है, तो इस बीच में क्या रास्ता भटक रहे थे। रास्ता भटक रहे थे तो एक गुजरात का व्यापारी था, एक गुजरात का व्यापारी था जिसका नाम था क्या, अबुल माजिद। वो उनको गाइडलाइन दिए, बोले नहीं आप गलत जा रहे हो, आप चलो मेरे साथ, मैं आपको रास्ता दिखाता हूँ कैसे इंडिया पहुँचा जाता है। और वो उनको लेकर के पहुँच गए केरल पे। केरल का एक तट है कालीकट, ठीक है, पश्चिमी घाट पहाड़ी
के बीच एक बहुत खूबसूरत सा तट है कालीकट, और वहीं के राजा जामोरिन थे, उन्हीं का राज्य था। वहाँ पहुँचे, जामोरिन भव्य स्वागत किए, बोले ऐसा लगा जैसे एकदम बारात आया हो। स्वागत हुआ वास्को डी गामा का, एकदम राज देखा है पूरा, अपना सैर सपाटा जो होता है पूरा, मतलब खातिरदारी इंडियन जो होता है, इंडियन कल्चर को अपना रिप्रेजेंट किए वहाँ पर, अतिथि देवो भव वाला। उसके बाद क्या हुआ, जामोरिन जब वास्को डी गामा जाने लगे तो इनको अपना कुछ गिफ्ट दिया। अब गिफ्ट में क्या दिया जाता है, चूँकि जान रहे थे तो ये लोग आए हैं मसाला खेती करने के लिए, तो ये काली मिर्च दे दी इनको। काली मिर्च अभी भी कहा जाता है काली मिर्च, जो मतलब काला सोना, कोयला का, मतलब मसाला में काला सोना कहा जाता है काली मिर्च को, हालांकि कोयला को भी काला सोना कहा जाता है। हाँ, कोयला उसे ब्लैक डायमंड कहा जाता है, देखना होगा जो भी हो। तो काली मिर्च उनको दिया गया, ठीक। वो काली मिर्च गिफ्ट स्वरूप मिला था, पैसा तुमको लगा नहीं है वास्को डी गामा साहब को, जो पैसा लगा वो अन्य मसाला में लगा होगा। इसको क्या किए, वो लेकर के चले वहाँ गए तो क्या हुआ, उसको सेल किए तो अनएक्सपेक्टेड लाभ हुआ। अब 10 का सामान 12 में बेच सकते हो, बहुत बेचोगे तो 20 में बेचोगे, वो 60 गुना ज़्यादा में बेचे। 60 गुना मायने रखता है, 10 का सामान 60 रुपये में बेचे वो, सॉरी 60 गुना मतलब समझते हैं 600 रुपये में बेचे वो। सोचिए 10 रुपये का सामान 600 रुपये में बेच रहा हो, तो सॉरी बात है, एक ही व्यापार में लाभ, इतना लाभ हो जाएगा जो वो अगल बगल के व्यापारी से अमीर होगा। कोई आदमी 60 साल से कमा रहा हो, वो 1 साल में उतना कमा ले, तो 60 गुना तो हुआ ना भाई लाभ। तो वही वास्को डी गामा हो गया, रातों रात अमीर हो गए, अगल बगल के आदमी चौंक गए, आखिर हुआ क्या, बंदा कहाँ गया था, क्या हाथ लगा इसको, तो मालूम चला नहीं ये इंडिया गया था सफल रूप से, मतलब भारत जो है वहाँ पहुँचा था ये। तो वास्को डी गामा का देखा देखी क्या हुआ, कैब्रल साहब निकले 2 साल बाद, 1500 ईस्वी में कैब्रल साहब निकले, वो इंडिया पहुँचे। तो इंडिया पहुँचे कैब्रल साहब, तो अब क्या हुआ, जो संजोग से इनके रास्ते में अरब व्यापारी वगैरह मिल गए इनको इंडिया पहुँचते करिए। अब ये कालीकट नहीं पहुँचे होंगे, हो सकता है, या हो सकता है कालीकट पहुँचे भी होंगे, तो वहाँ का राजा अब सबका थोड़ी स्वागत होगा। अब एक को हम दे दिए तो क्या सबको देते रहेंगे, राजा सोचा होगा भाई तो मजबूरी की फर्क ही ना, ऐसा उठा ले। जब हम पता नहीं कहाँ पहुँचे होंगे, लेकिन पहुँचे हुए जब इंडिया, तो क्या हुआ, जो इंडिया में तब तक क्या था, व्यापार में अरबियों का क्या था, एकाधिकार था। इंडिया जितना मसाला होता था या जितना भी कपास वगैरह जो भी इंडिया का जो प्रोडक्ट था, जो एक्सपोर्ट होता था, वो अरब लोग खरीदते थे, अरब के व्यापारी खरीदते थे, फेरी वाला काम करते थे, घूम घूम खरीदते थे, क्योंकि मार्केट खत्म हो गया था। तो अब वो जा करके बेचते थे, क्योंकि जो मार्केट कुसुमतुनिया में लगता था वो खत्म हो गया था, उनका एकाधिकार था। अब उनको लगा था नहीं ये दिक्कत दे रहा है, यहाँ पर ये आ रहा है, तो क्या किया, वो उलझ गए। और कैबल साहब उलझने के कारण क्या हुआ, अपना व्यापार वहाँ पे नहीं कर पाए इंडिया में, और यहाँ से कैबल साहब चल दिए गए। चूँकि वास्को डी गामा को क्या था, जो कहते हैं ना, एक स्वाद आ गया था, एक इनकम अच्छा खासा हो गया था, वो दोबारा आए 1502 में, फिर मतलब 98 में आए थे, 2 साल बाद कैब्रल आए, उसके 2 साल बाद वास्को डी गामा आए 1502 में। ये चौथे बार, मतलब चौथे यूरोपियन थे जो आए थे। अब हम लोग काउंट करते हैं, तो पहले तो वास्को डी गामा 1, कैब्रल 2, फिर वास्को, तीसरा पूर्णतः है। तो मैंने चौथा क्यों लिखा, तो देखिए कैब्रल और वास्को डी गामा, और वास्को डी गामा ऊपर में, ठीक है। इससे पहले बार्थोलोमेव डियाज भी तो थे आए हुए, लेकिन इंडिया नहीं पहुंच पाए थे, लेकिन एक सफल पॉइंट पर पहुंचे थे। निकले तो प्रिंस हेनरी भी थे, लेकिन इन कोई पॉइंट पर नहीं पहुंचे थे, एक निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे थे, इससे आगे जाना है नहीं जाना है, कहाँ से घूमे, ये मतलब भटक गया था। लेकिन कैबल डियाज साहब एक जगह पर थे पहुँचे हुए, इनको एक काउंट कर लिया था, नहीं ये निकले थे रास्ते से घूम के आए, लेकिन निकले थे यूरोपियन क्षेत्र से बाहर, क्षेत्र से बाहर निकले थे, तो ये कहा जाता है। तो ये चौथे आदमी थे जो आए, यहाँ तक दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आगे की ओर देखते हैं। अब वास्को डी गामा के बाद क्या है, वो 1502 में आए। अब यहाँ पर व्यापार चूँकि बढ़ गया था, अब वास्को में थे कंपनी वगैरह सब आई, लगाई ये लोग, कंपनी लगाए। अब कंपनी है तो ये लोग 3 कंपनी लगाए। पहला लगाए कोचीन में, ठीक है, 1503 में कोच्चि में कंपनी लगाए। दूसरा 1505 में कन्नौर में लगाए। 2 कोच्चि इंपॉर्टेंट है, आगे हम लोग आगे पढ़ेंगे, कोच्चि में और कन्नौर में, ठीक है। अब कंपनी लगाए तो अब वहाँ पे अधिकारी रखेंगे, स्टाफ रखेंगे, सब रखा गया, यानी उसको रेगुलेशन के लिए जरूरत पड़ी, रेगुलेट किया जाए कंपनी को, तो रेगुलेट किया गया। तो रेगुलेट के लिए क्या किया गया, जो वहाँ पर वायसराय को नियुक्त किया गया। किसको नियुक्त किया गया, वायसराय को। देखिए
जब अंग्रेज पढ़ेंगे तो वाइसराय का मतलब अलग हो जाता है, लेकिन यहाँ पर वाइसराय का एक कॉमन मतलब है, जो किंग्स मैनुअल के थ्रू जो है एक अधिकारी आया। अंग्रेज में वही मतलब है, अंग्रेज में भी वही होता है, जो रानी के नेतृत्व, रानी का जो आदमी जो इंग्लैंड की बनाई थी उसका एक प्रतिनिधि इंडिया में है, तो उसी को वाइसराय कहा गया 1857 के क्रांति के बाद। तो यहाँ पे वही है, किंग्स मैनुअल के जो प्रतिनिधि थे, जो कि इसका क्या कहते हैं, लेकिन उसका ये वाइसराय का जो इंग्लैंड के टाइम में था उसका राजनीतिक उद्देश्य रहता था, यहाँ पर व्यापारिक उद्देश्य, राजनीतिक उद्देश्य नहीं है। ठीक है, तो वो वाइसराय नियुक्त, मतलब वाइसराय यहाँ पर बने। तो पहले वाइसराय जो थे वो अल्मीडा थे। कौन थे? अल्मीडा से। जब दो कंपनी, पहले में क्या हुआ, एक कोचिंग में लगा तब उतना टेंशन नहीं था, एक कंपनी है कोई टेंशन नहीं भाई, वहाँ पे जो काम करेंगे वही देख लेंगे, झाड़ू मार देंगे, सुबह में झाड़ू मार देना है, रहना है, शाम में खाना पीना बनाना है, एकदम वही काम जो होता है। लेकिन जब दो कंपनी हुआ तो लगा नहीं, अब तो चार्टर्ड अकाउंटेंट भी रखना होगा, अब अलग से लीगल एडवाइज़र भी रखना होगा, सब चीज़ रखना होगा, जो कंपनी विस्तार होता है तो ऐसे हुआ, जब दो कंपनी हुआ तो बोले नहीं, अब एक वाइसराय चाहिए, तो अल्मीडा को दिया गया, पहला वाइसराय बनाया गया। 1505 से 1509 तक वो रहे थे वाइसराय। अब ये आए तो ये ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाए। ठीक है, ब्लू वाटर पॉलिसी। अब देखिए, अल्मीडा आने से पहले एक चीज़ और बताते हैं। पुर्तगाली जब भारत में आए तो वो अकेले नहीं आए, या कोई भी आदमी आता है तो वो अकेले नहीं आता, अपने कुछ संस्कृतियाँ लाता है, अगर ये यहाँ पर रह रहा है तो। ठीक है, कुछ यादें लेके जाता है, बहुत सारी चीज़ ऐसी होती है, हम लोग कहते हैं ना कवि की भाषा में। लेकिन जनरली क्या होता है, जैसे मुग़ल आए तो मुग़ल अकेले नहीं आए, कुछ संस्कृति वो जो है मंगोल से लेके आए, कुछ इंडियन संस्कृति से फिर मिल करके इंडियन मुग़ल संस्कृति, मुग़ल काल में जो भी इमारत वगैरह बना तो उसका कुछ अलग अलग पढ़ेंगे हिस्ट्री में, अलग अलग कुछ होता है, कुछ क्या होता है, मतलब संस्कृति देखने को मिलती है। क्योंकि अगर मुग़ल कालीन संस्कृति अगर पूर्ण रूप से इंडियन संस्कृति रही होगी तो मुग़ल से पहले की भी तो सेम इमारत होनी चाहिए, मुग़ल के बाद भी यहाँ सेम होनी चाहिए। तो फिर मुग़ल कालीन इमारत में क्या हो गया, क्या मुग़ल काल में एकाएक कुछ अलग से जन्म ले लिए कारीगर, नहीं ना। तो उसी वक्त इंडिया में पले वाले कारीगर थे, लेकिन कुछ टेक्नोलॉजी वहाँ से आई जिसको मिक्स करके एक नया स्वरूप दिया जाता है। ठीक है, तो वही यहाँ पर पुर्तगाल नहीं हुआ। तो यहाँ पर टेक्नोलॉजी की बात नहीं करेंगे, वो आगे जाके करना है। पुर्तगाल बहुत छोटा सा देश है, ये क्या लाएगा इंडिया में। पुर्तगाल आया क्या, तो चूँकि ये लोग नाव से आया, पुर्तगाल जो है वो समुद्र किनारे बसा हुआ, पूरा यूरोपीय समुद्र किनारे का, ये नदी किनारे छोटा सा शहर है, मछली पालन करके खाता था, जीवन यापन करता था ये लोग। तो लोग की नाविक शक्ति नो डाउट बहुत ज़्यादा मजबूत थी, ये लोग समुद्र में, ये लोग स्ट्रॉन्ग था वो यूरोपीय वर्ग। समुद्र में स्ट्रॉन्ग होने के कारण ही ये इंडिया पे कब्जा कर पाया या इंडिया को गुलाम बना पाया, नहीं तो इसके बस की बात नहीं थी। तो नाविक शक्ति से परिचित करवाया, क्योंकि पहले आया था तो परिचित करवाया, पहले ब्रिटेन आता तो वो परिचित करवाता। इस साथ क्या हुआ, आलू, आज जो हम लोग आलू हम लोग का मुख्य भोजन हो गया। जितना आदमी चावल और गेहूँ मतलब आटा नहीं, रोटी नहीं खाता है, भात और रोटी, उतना लोग आलू खाते हैं मुख्य भोजन। लेकिन ये पुर्तगालियों की देन है। टमाटर जो कभी 100 रुपये हो जाता है, कभी 2 रुपये भी नहीं को पूछता है, उस टमाटर से भी हम लोग को पुर्तगाली परिचय करवाए। अनानास, ठीक है, इससे पाइनएप्पल जिसको कहते हैं, मिर्च, उससे परिचय करवाएं। तंबाकू, तंबाकू से हम लोग का परिचय जो है पुर्तगाली करवाएं। इसके अलावा प्रिंटिंग प्रेस, ये भी इंडिया में आया पुर्तगालियों के द्वारा ही। ठीक है, और जब प्रिंटिंग प्रेस इंडिया में आया तो आप कहिएगा पुर्तगाली प्रिंटिंग प्रेस क्यों लेके आए, तो आप समझ आइएगा जो बता रहा हूँ। प्रिंटिंग प्रेस आया और सबसे पहली चीज़ कुछ छपी अगर प्रिंटिंग प्रेस से, तो वो बाइबल थी, बाइबल छपी थी। और बाइबल छपी थी वो मलयालम और कन्नड़ में छपी थी। क्यों छपी थी मलयालम कन्नड़ में, हिंदी में, संस्कृत में या अन्य भाषाओं में क्यों नहीं छपी थी? क्योंकि ये लोग जो थे वो केरल के अगल बगल में थे, तो वहाँ पर मलयालम और कन्नड़ बोली जाती है, इसलिए उस भाषा में छपी थी। अब बाइबल क्यों छपी थी, तो पुर्तगाली केवल व्यापारी नहीं आते थे। ठीक है, हम कहीं जा रहे हैं तो हम अकेले नहीं जाते हैं, अपने साथ अपने घर के कुछ भगवान भी लेकर जाते हैं जिनमें हमारी आस्था होती है। वहाँ जाकर हम लोग पूजा पाठ करते हैं, तब गृह प्रवेश करते हैं, बहुत सारी चीज़ ऐसी होती है। अब हम पहुँचे पटना, यहाँ पहुँचे दिल्ली, अब वहाँ हमको पूजा पाठ करवाना है, घर खरीद लिए पूजा, तब हम दिल्ली में तो ढूंढेंगे नहीं पंडित जी, कहाँ ढूंढेंगे भाई, नया नया पहुँचे, घर भी नहीं है, घर में जाएंगे तब ना कुछ करेंगे। तो हम लोग गाँव से लेके चलते हैं, तो चलिए भाई गाँव से पंडित जी, तो वही ये लोग था, लोग लेके गए अपने ईसाई मिशनरी वगैरह को। अब पंडित जी है तो कोशिश करेंगे जहाँ जाए वहीं पर जिस मन का अपना बढ़ा है, तो वही मिशनरी लोग काम किए। इसमें एक सन जेवियर्स और एक फादर रूडल्फ, दो मिशनरी का हम लोग को नाम ध्यान में रखना है, सन जेवियर्स और फादर रूडल्फ। सन जेवियर्स वही हैं जिनका स्कूल कॉलेज इंडिया में बहुत प्रचलित है, और फादर रूडल्फ
इनका भी नाम ध्यान में रख लीजिए। ये पुर्तगाली थे, तो ये मिशनरी आए थे, तो ये ईसाई धर्म मतलब ईसाई धर्मांतरण का काम कहिए, ईसाई धर्म को फैला रहे थे। इसलिए वो क्या किए, प्रिंटिंग प्रेस लेकर के आए, ठीक है। नहीं तो इनको ऑफिशियल काम के लिए नहीं जरूरत था, जो प्रिंट आउट निकालना, इस सब के लिए कोई ज़रूरी नहीं था प्रिंटिंग का। तो इतना समझ गए। ये अब आते हैं फिर अल्मीडा में, ठीक है। तो अल्मीडा 1505 में वो वाइसराय बने थे, ठीक है। 1505 में क्या हुआ था, कोच्चि मुख्यालय बना था। इससे पहले कोच्चि मुख्यालय नहीं था, कोच्चि अकेला था तो वो अकेले मुख्यालय हुआ। लेकिन अब क्या है, जो घर में हम अकेले बेटा हैं, अगर बाबूजी का हम इकलौते संतान हैं तो आप वो बोलेंगे थोड़ी भाई सब संपत्ति तुम्हारा है, अंडरस्टूड है ये, जितना भी संपत्ति है वो मेरा होगा। लेकिन हाँ, मेरे साथ मेरा एक भाई भी होगा, तो वहाँ पे क्या होगा, बोलना होगा पिताजी को कि तुम नालायक है, तुमको एक संपत्ति मतलब एक छोटा सा टुकड़ा घर में नहीं देंगे, सब छोटे बेटा का है। तो वहाँ पे बोलना पड़ता है, जाहिर करना पड़ता है। तो यही बात है, ये अकेले था तो ये स्वाभाविक बात है, ये मुख्यालय बना होगा, लेकिन ये बोला नहीं गया, वहाँ पे लिखा नहीं गया। लेकिन जब कन्नौर बना तब तो विवाद हो गया, भाई दो है, अब किसको मुख्यालय बना है। तब कन्नौर 1505 में बना था, तो जब 1505 में कन्नौर को एक यहाँ पे फैक्ट्री, कन्नौर मतलब शहर तो था पुराना, यहाँ पे फैक्ट्री की स्थापना हुई, ठीक है। तो फिर किया गया नहीं, एक को फिर मुख्यालय बनाएंगे, तो वो लोग कोच्चि को मुख्यालय बनाए। क्योंकि कोच्चि पुराना जगह था, वहाँ से लोग थोड़ा अगल बगल के समाज से जुड़ गए थे, चाहे वहीं की दुकान अगल बगल में बैठ गया था, वहाँ पर बैठ ही रहा था, तो टाइम था अपना। कोच्चि से अब फिर अब आते हैं अल्मीडा साहब पर। तो ये तो अल्मीडा जब बने तो अभी एक से ज़्यादा जो कोच्चि को पहले तो मुख्यालय बनाए। दूसरा है ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाए। अब ब्लू वाटर पॉलिसी पहले बताए हैं, जो पुर्तगाली नाविक शक्ति से परिचय करवाए। अब हम आपको बंदूक से जनवाएंगे, ये बंदूक है, सही बात है, बंदूक है मतलब मेरे पास है तब ना आपको दिखाएं हम। अगर मेरे पास है आपको दिखाया, आप नहीं जानते थे, तो सही बात है, जो बंदूक में हम आपसे ज़्यादा पावरफुल हुए ना। आज जो है एटम बम में अमेरिका क्यों ज़्यादा पावरफुल है, वही इंट्रोड्यूस किया वर्ल्ड में एटम बम को, इसलिए पावरफुल है। उसके पास ज़्यादा एटम बम था, टेक्नोलॉजी उसके पास पहले थी ना। फिर दूसरा देश ढूंढते ढूंढते आगे पहुंचा, अमेरिका के दूसरा देश के बाद रूस ढूंढा, 4-5 साल बाद फिर अन्य देश ढूंढे। इंडिया जब अमेरिका में खोज हो गया, जब अमेरिका पहला परमाणु बम गिरा दिया, उसके 20 साल बाद इंडिया रिसर्च करना स्टार्ट किया उस पर। सोचो कितना पीछे था। सही बात, इसलिए इंडिया के पास कम परमाणु बम है। अगर एक साथ स्टार्ट होता रिसर्च सब जगह, तब ना रेस कब मजा आता है, जब एक साथ स्टार्ट हो, तब हम चलते हैं कौन कितना पावरफुल है। खैर ये दूर की बात है। तो यहाँ देखते हैं, तो नाविक शक्ति में पुर्तगाली मजबूत थे, इसलिए ब्लू वाटर पॉलिसी अपने नाम से क्लियर है, ब्लू वाटर पॉलिसी। वाटर पॉलिसी में हम लोग नदी, चूँकि भारत नदियों का भी देश है, ठीक है, तो वहाँ पे नदी के पॉलिसी में नहीं, जो समुद्र का था वो, क्योंकि पानी में तो बाबू हम शेर हैं, पुर्तगालियों का ये कहना था, या ये पुर्तगाली यूरोपियों का कहना था, या पानी में इंडियन को नहीं हरा सकता है, ठीक है। तो ब्लू वाटर पॉलिसी में क्या था, जो इंडिया है ये पानी है, तो आप यहाँ से आप क्रॉस कीजिए तो हमको टैक्स दीजिए, ठीक है। आपको इंडिया में नहीं आना है, इंडिया आपका है, ठीक है। आप इंडिया में आते हैं तो जिस रास्ते से आइएगा उस रास्ते का टैक्स हमको देना होगा, क्योंकि रास्ता का हम सम्राट हैं, ठीक है। तो ये इनका था, ये अल्मीडा का साहब था, ब्लू वाटर पॉलिसी। इसके अलावा क्या हुआ, अल्मीडा साहब, आप ब्लू वाटर पॉलिसी अभी टैक्स किससे लेते हैं, कोई ये बताइए। अगर ये टैक्स ले रहे हैं तो इंडियन से तो टैक्स लेंगे नहीं भाई, हम घर में रह रहे हैं, इंडिया में रह रहे हैं, यहीं पे उपजा रहे हैं सब चीज़, हम आत्मनिर्भर हैं। आत्मनिर्भर क्या, हम एक्सपोर्ट करें, दुनिया को दे रहे थे, हम इम्पोर्टर नहीं थे, हम एक्सपोर्टर थे। तो हमको क्या ज़रूरत है बाहर जाने का, तो हमसे तो टैक्स लेंगे नहीं। ये टैक्स लेते थे अरब लोगों से, अरब व्यापारी आता था उनसे टैक्स लेते थे। तो सही बात है, अब जो जिसका एकाधिकार, जिसका मोनोपोली है इंडिया के व्यापार पे, उससे आप आइएगा, कितना जल्दी आए, 98 में आए, 5 में बन गया मुख्यालय और टैक्स लेना स्टार्ट कर दिए। मतलब मुश्किल से 7 साल नहीं हुआ, आप इतना ज़्यादा का एक परिवर्तन कर दीजिएगा, तो गुस्सा आवेश आता है। वही आवेश आया अरबवारियों को, अरब वालों को आवेश आया, आक्रमण कर दिए, भाई हम यहाँ पे 2 साल से कर रहे हैं व्यापार और आप कैसे हो गए। आक्रमण किए, तो आक्रमण चौल नामक एक जगह पे हुआ, तो चौल का युद्ध नाम से प्रसिद्ध है। और आक्रमण हुआ तो सही बात है, जब आक्रमण होता है तो वहाँ पर फूल नहीं बरसता है। इसमें क्या हुआ, अल्मीडा साहब का बेटा दुर्भाग्यपूर्ण है जो मारा गया, युद्ध में मारा गया, ठीक। इनकी पुत्र की हत्या हो गई। हालांकि चौल का जो युद्ध है वो यहाँ पे मतलब ख़त्म हो गया, युद्ध खत्म हुआ, कोई निष्कर्ष ऐसा नहीं निकला चौल में।
लेकिन क्या हुआ, इस आवेश तो था ही जो मेरा बेटा खोया है, फिर ड्यू, दमन एवं दीव पढ़ते हैं ना, तो वही दीव है ये दीव में फिर युद्ध हुआ, सब एक ही जगह, सब समुद्र का छोटा छोटा टापू वगैरह है या फिर समुद्र किनारे का जगह है, ठीक है। तो दीव में फिर युद्ध हुआ। इस बार युद्ध में क्या हुआ, जो अजमेर साहब क्या किए, बदला लिए अपने बेटे का, रब व्यापारी को पटक पटक के पीटे तो ये आधा मारे थे। किसी वक्त क्या हुआ, जब वाइस किंग मैनुअल या वहाँ पे जो राजा होंगे, प्रथम से द्वितीय होंगे, तृतीय होंगे, जो भी हों, XYZ, उनको जब मालूम चला कि नहीं यहाँ पे गड़बड़ हो गया, यहाँ पे मार बराबर कर रहा है आलमीडा, तो उनते चौल में किया, तो उनते ड्यू में किया, अपना बेटा खोया, इतना का जो मार करेगा उससे अच्छा है हम यहाँ पर अलबुकर को भेज देते हैं। तो अलबुकर को इसी दौरान, यानी ड्यू का युद्ध चल रहा था, इसी दौरान अलबुकर का आ गया, यानी आधा मतलब मार करके जो है अधमरू किया था अल्मीडा, आकर अलबुकर जो है 4 फेंट मारा और मर गया। बाहुबली वाला बात हो गया, ठीक है। जो बाहुबली मार करके अधमरू कर दिया, अब हलाल एक गदा में ख़त्म कर दिया, वही मार के अलबू क्या है, अलबुकर के आए बेचारे आप, ठीक है। अलबुकर का है। अब सॉरी देखिए, हम यहाँ तो पढ़ लिए थे। अब कोच्चि को मुख्यालय कौन बनाए थे, अलबुकर। यहाँ तो अंडरस्टैंड था, जो कन्नौर में ये अधिकारिक रूप से घोषित नहीं हुआ था, मतलब ये पुराना था तो इस पर काम धंधा हो रहा था। अलबुकर का है तो बोले नहीं, पहले तो मुख्यालय ऑफिशियल होना चाहिए, तो कोच्चि को क्या किए, मुख्यालय बना दिए। ड्यू के युद्ध में जो था आधा पे ही आए थे, तो ड्यू को क्या किया, 1509 में ये जीत लिए। अब वो ड्यू हो गया पुर्तगाली के अंदर, ठीक है। ड्यू के बाद क्या हुआ, 1510 में वो गोवा को जीते, गोवा भी पुर्तगाली के अंदर हो गया। गोवा के जीतने के बाद क्या हुआ, जो अब ये अस्थिर हुआ है। अब देखिए, ड्यू को जीते, गोवा को जीते, कोच्चि को मुख्यालय बनाए, क्षेत्र विस्तार किए, साम्राज्य स्थापित किए, मुख्यालय बनाए मतलब समाज स्थापित किए, एक राजधानी बनाए। तो इसलिए इनको कहा जाता है पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक। क्या कहा जाता है, वास्तविक संस्थापक। संस्थापक तो पता है वास्को डी गामा है, सबसे पहले ही आए थे। फैक्ट्री भी इनके आने के बाद लगी है, दोबारा उसका फैक्ट्री लगना स्टार्ट हुआ, लेकिन वास्तविक संस्थापक जो है वो कौन है, अलबुकर्क है, ठीक है। अलबुकर्क हो गया। अब इनका देखिए, जैसे हम लोग आल्मीडा का पढ़े, ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाए, बोले बाबू हम तो पानी का राजा हैं, तो इनका का नाम था, जो पानी का राजा तो हम हैं ही, लेकिन इसका क्या है, काटेज प्रणाली, यानी हम अब जिस पानी के नज़दीक में ज़मीन लग रहा है वहाँ पर भी राजा हैं। तो अभी क्या किया, जो इससे पहले क्या था, जो पानी से क्रॉस किए तो टैक्स देना होगा, अब वो नहीं, आप पानी से क्रॉस किए तो टैक्स तो देना ही है। संगे संगे आप अगर यहाँ पर इंडिया आ रहे हैं तो यहाँ पर एक ये छोटा सा एक टोल टैक्स बना दिए, टोल बूथ बना दिए, तो अब वो टोल बूथ से क्रॉस किए तो आपको टैक्स देना होगा। अब यहाँ पर मतलब डबल टैक्स टाइप का एक समझ लीजिए। तो कार्टेज प्रणाली की स्थापना की है। इतना ही, अलबुकर्क थोड़ा सा दूरदृष्टि वाले भी व्यक्ति थे। ये देखे क्या, नहीं हम यहाँ पर आए हैं 7 साल 8 साल में इतना कुछ कर लिए, तो लोगों की नज़र में चढ़ गया, हमको जनसंख्या बढ़ाना होगा। अब एक तो कनिगो पुर्तगाल है, वहाँ से स्त्री लाएंगे तो वहाँ क्या बचेगा, वहाँ भी अगल बगल से युद्ध करना है, जनसंख्या बढ़ाना, सभ्यता वहाँ पर है, सिंपैथी वहाँ पर है, और इंडिया के भी पास है। तो क्या किए, बोले नहीं यहाँ पर हम लोग आएंगे और यहीं किसी से शादी करेंगे, ठीक है, और यहाँ पर फिर हमारा संतान होगा और फिर हम लोग का परिवार यहाँ पर बढ़ेगा जो यहाँ रहना चाहता है। तो इसलिए क्या किए, ये भारतीय स्त्री से विवाह की अनुमति दिए अलबुकर्क, ताकि इसका संख्या बढ़ सके, पुर्तगालियों की संख्या जो है बढ़ सके। इसके अलावा क्या किए, जो सती प्रथा के जो थे, ये सती प्रथा के खिलाफ थे, सती प्रथा उन्मूलन में ये हेल्प किए। ये नहीं, सती प्रथा में कहा जाए तो जितना भी जो यूरोपीय कंपनी सभी हेल्प की इसके सती प्रथा उन्मूलन में। एक बहुत ही खराब प्रथा थी इंडिया की, जिसका उन्मूलन में जहाँ भी रहे पुर्तगाली, वो यहाँ पे इसके उन्मूलन में काफ़ी योगदान दिया। राजा को प्रेरित किए या खुद से, जहाँ पे इनका डाइट अधिकार तो वहाँ मना करते थे, ये हुआ। तो इस हिसाब से अलबुकर्क के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ये 1515 तक ये रहे थे, ठीक है। इसका फिर बढ़ता गया, चेंज होता गया वाइसराय। अब इसके द्वारा एक आता है हुनहा, HUNHA, ठीक है, हुनहा, ये भी एक थे वाइसराय। अब इनको इसलिए याद किया जाता है क्योंकि कोच्चि तक मुख्यालय था, इसको क्या किए हैं 1535 में, ठीक है। ये कोच्चि बना था 1509 में, 1535 में उसको उठा करके गोवा ले गए, बोले अब हम लोग गोवा के बीच पर रहेंगे। कोच्चि से थोड़ा सा बेटर जगह है गोवा, जंगल के बीच में, सह्याद्री के एकदम पश्चिमी क्षेत्र में पड़ता है, वो ज़बरदस्त जगह है।
बोले यहीं पर रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जैसे ब्रिटिश कालीन में क्या था, ब्रिटिश काल में क्या था, 2 राजधानियाँ थी। एक तो पहले हमारा एक साइड मतलब या तो कलकत्ता रहे या दिल्ली रहे, और उसके बाद क्या होता था, एक ग्रीष्म काल में चलाता था हमारा शिमला, एकदम गर्मी का कोई बात है, नेचुरल एसी, वही बात यहाँ पर था, गोवा में राजधानियाँ बनाए। इस तरह से इनका पुर्तगाली का चल रहा था ना। इसका यही सब मेन है पुर्तगालियों के बारे में। तो इस तरह पुर्तगाली कुछ किए नहीं। हाँ, पुर्तगाली जो है आज में स्वाली के युद्ध में, वो अंतिम युद्ध पुर्तगालियों का था। इसका बहुत सारा युद्ध लड़े अलग अलग, लेकिन लास्ट में एक युद्ध है स्वाली का युद्ध। ये अंग्रेज से लड़े। किससे लड़े? अंग्रेज से स्वाली का युद्ध लड़े थे। कब लड़े थे स्वाली का युद्ध? कब लड़े थे? 1611 ईस्वी में, यानी जब आए उसके 100 साल बाद। सबसे पहले पुर्तगाली आया था, ठीक है, उसके बाद अंग्रेज आया था, ठीक है। उसके बाद कौन आया था? तो अंग्रेज आया था। अंग्रेज आया भी, उसके बाद उसके और भी आए थे, मतलब अंग्रेजी कंपनी बनी थी अपने अंग्रेज, उसके बीच में एक और दूसरे को आए थे। लेकिन जब अंग्रेज आए तो सबसे पहले क्या कि पुर्तगाली हो जाएगी। पुर्तगाली 100 साल तक लगभग, जैसे अरब वासियों का था वैसे अब इनका मोनोपोली हो गया था। आज चूँकि अरब और वासी आए तो उनके लिए पुर्तगाल कुछ दूर का था, उनको लगा क्या कर लेगा वो। लेकिन जब पुर्तगाली यहाँ पर थे और अंग्रेज आए तो उनको लगा नहीं भाई, ये तो मेरे बगल का है, इसका पावर जान रहे थे, जब तक ये रहेगा हमको नहीं रहने देगा। तो सबसे पहले अंग्रेज क्या किए, स्वाली के 1611 में अंग्रेज आए थे। 1608 में कब आए थे अंग्रेज? 1608 में, ठीक है। 1602 में डच आए थे, 1602 में डच लोग आए थे। तो ये आए थे तो इसी तरह के, ज़्यादा नहीं हुए थे। और 1608 में आए, ठीक है। और 1611 में पहले बोले ना तुम पहले भागो, उसको मार करके भगाए हैं स्वाली के युद्ध में। तो उसका फिर लिमिट हो गया, वो आकर के फिर गोवा में रहने लगा। फिर वहीं पे मतलब सबसे पहले आया और सबसे बाद में गया है पुर्तगाली। 1598 में आया था, ठीक है। 1960 के आसपास में जो है गोवा में रहा है, 60-61 तक रहा गोवा में, 50 तक रहा, ऐसे कुछ रहा। बढ़ाएंगे आगे देखेंगे। अभी भी गोवा में देखिएगा तो बहुत सारा कल्चर है वहाँ का। सबसे ज़्यादा कोई यूरोपीय कल्चर से प्रभावित हमारा कोई राज्य है तो गोवा है, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। हम लोग कल या नेक्स्ट वीडियो में दूसरे किसी कंपनी के बारे में पढ़ेंगे।